So hi everyone, we are discussing here break even point. We are discussing here break even point. This is from chapter number 5 का पार्ट है break even point. तो पहले मतलब समझता break even point होता क्या है. Break even point वो सिनेरियो है which is a scenario of no profit no loss. ब्रेक इवन पॉइंट एक टूल है या एक टेक्निक है जो एक फर्म यूज करता है ये निकालने के लिए कि हम कितना गुड्स बना के बेचे सच दैट आई एम एट अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. तो अगर सिंपल सरल भाषा में बात करें हम, break even point is basically a state where you are at a situation of no profit no loss. ये हमारा टॉपिक का नाम है. तो ब्रेक इवन पॉइंट इज बेसिकली अ सिचुएशन वेयर यू आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस. अब मेरा पहले एक मतलब समझना बिफोर आई डिग इनसाइड दिस. हम लोग जब एक सामान बेचते हैं तो उसका एक सेलिंग प्राइस होता है, उसे हम बोलते हैं सेल प्राइस. उसे हम क्या बोलते हैं? सेल प्राइस. क्या यहां तक सबके लिए क्लियर है? उसको बनाने में कॉस्ट लगता है. उसको बनाने में क्या लगता है? कॉस्ट. तो अपने सिलेबस में दो तरह का कॉस्ट है. कितना तरह का कॉस्ट है? दो. एक कॉस्ट का नाम है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट का नाम है फिक्स्ड कॉस्ट. दो कॉस्ट है. क्या क्या दो कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट व्हिच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. Variable cost refer to those costs which vary with the level of output. Fixed cost refer to those costs which does not vary with the level of output. मैंने टॉपिक का नाम बोला ब्रेक इवन पॉइंट. इट्स अ सिचुएशन. आप उतना गुड्स बनाइए सच दैट इन अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. अब गुड्स बना के बेचेगा, जिस दाम पे बेचेगा उसे आप बोलते हो सेलिंग प्राइस. ये सबको पता है. अब उसको बनाने के लिए भी एक कॉस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस. उस कॉस्ट जो है वो हमारे सिलेबस में दो तरह का है. क्या क्या दो तरह का कॉस्ट बोला मैंने? वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल वो है व्हिच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है व्हिच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. तो मेरा बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. रॉ मटेरियल जितना मैंने खरीदा है उतना मेरा गुड्स बनेगा, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट उतना ही लगेगा जितना मैंने गुड्स बनाया है. लेबर चार्जेस उतना ही लगेगा जितना मैंने गुड्स बनाया है. और उस जगह का रेंट डजंट मैटर मैंने कितना गुड्स बनाया है, वो जगह का रेंट उतना ही रहेगा. मेरे केस में बात करते हैं. मैं जिस जगह पे पढ़ाता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर, वहां का रेंट मेरा फिक्स है. मैं 4 बच्चा पढ़ाऊं, 10 बच्चा पढ़ाऊं, 50 बच्चा पढ़ाऊं, 100 बच्चा पढ़ाऊं, डजंट मैटर. डजंट. उसका रेंट क्या रहने वाला है? फिक्स. नहीं समझ में आया तो बताइए. मतलब इस जगह का रेंट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव मैं कितने भी बच्चे पढ़ाऊं, मैं कितना भी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊं, कितने भी टीचर्स को लाऊं. मेरा लैंडलॉर्ड यहाँ बाहर खड़ा होकर नहीं बोलेगा वो 50 बच्चा है रेंट बढ़ा रहा है, 60 आया रेंट बढ़ा रहा है. रेंट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. मैं कितने भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाऊं या मैं कितना भी गुड्स इधर बनाऊं, मेरा रेंट इज गोना रिमेन द सेम. दैट इज रेंट इज व्हाट कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट. पर लेबर चार्जेस, मेरा नंबर ऑफ लेबर आवर्स, फिर इस जगह में इलेक्ट्रिक, इस जगह का रॉ मटेरियल्स जो गुड्स बनाने के लिए है, या जो भी खर्चा जो गुड्स बनाने में लगता है, वो सारा जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है, उन टाइप के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. क्या कॉस्ट बोलते हैं? क्या यहाँ तक समझ में आया है? रिपीट करना है, ये क्लियर है? तो गुड्स बनाने का खर्चा को क्या बोलते हैं? गुड्स बनाने में जो खर्चा लगता है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. जितना आउटपुट बनाएगा उतना वो खर्चा लगेगा, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. आप जितना आउटपुट बनाओगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, उतना ज्यादा लेबर लगेगा, इस कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. पर एक कॉस्ट है जो डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट. क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट. रेंट आपके बुक में दो लिखा हुआ है, पर मैं एक और तीसरा बोल रहा हूं आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, विच इज इलेक्ट्रिसिटी. Which is what? It's semi-variable. It is what? Semi-variable. मतलब एक लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स है. फिक्स है. मैं अगर इसको लॉक रखूंगा ना तो भी मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा. लॉकडाउन में मेरा इंस्टीट्यूट पूरा बंद था, ना ही खुला, ना हम खुद कभी नहीं आया. पूरा लॉकडाउन, जब पीक लॉकडाउन था, सेकंड वेव, मई का मंथ तो पूरा बंद था, आज तक खुद ही नहीं आया पूरा महीना, एक भी लाइट फैन ऑन नहीं हुआ, फिर भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा. एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड चार्जेस बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी का. वो तो आना ही पड़ेगा. तो 500 रुपया मेरा, तो 500 रुपया हमको देना पड़ेगा चाहे हम यूज करें या फिर नहीं. उसके बाद जो बिल आएगा वो डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज किया. तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चार्जेस क्या है? फिक्स्ड, और फिर क्या है? वेरिएबल. इसे हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल. इसे हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल. जो वेरी करेगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल. व्हिच डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड. फिक्स्ड which does not vary with the level of output, fixed. Which vary with the level of output, variable. और जो दोनों है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, उसे सेमी वेरिएबल. अपने सिलेबस में दो है. क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. क्या यहाँ तक क्लियर है?
तो नो प्रॉफिट नो लॉस समझने का मतलब कि जिस दाम पे हम लोग सामान बेचते हैं उसे बोलते हैं सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। और जो उसका बनाने का खर्चा है उसे कॉस्ट बोलेंगे, और कॉस्ट दो तरह का है, वेरिएबल और फिक्स। तो देखिए हम कुछ यहाँ लिखने वाले, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। मेरे साथ बने रहना, समझ में आएगा। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। क्या ये क्लियर है क्या? अब सुनना, रेवेन्यू विल बी क्वांटिटी, क्या बोला मैंने? क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। क्वांटिटी इनटू व्हाट? यूनिट प्राइस इज द सेल प्राइस। इट इज द सेल प्राइस। अब थोड़ा यूनिट प्राइस पे इलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला यूनिट प्राइस भी थोड़ा बता दीजिए, तो बता रहे हैं। मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, तो होटल का बिजनेस है जिसमें मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ बुला के। उसके मेन्यू पे बहुत सारा आइटम होगा, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, तंदूर, इंडियन, सारा वैरायटी ऑफ आइटम्स होगा। सबका दाम अलग अलग होगा। कभी कभी उस टेबल में एक अकेला आदमी खाना खाने आता है, कभी कभी 2 लोग आते हैं, कभी 10 लोग आते हैं, कभी 4 लोग आते हैं। क्या बोला, समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया, अपने 1 महीना का 100 कस्टमर्स आया। कितना कस्टमर आया? 100। पहला कस्टमर का बिल 2000 था, दूसरा का था 500, तीसरा का था 6000, चौथा का था 300। तो अलग अलग बिल होगा ना भाई। कोई आएगा थम्स अप पी के निकल गया, कोई आदमी होगा जो खाली पानी पिया, वो बिस्लरी वाला चला गया, गर्लफ्रेंड का डेट मारा 4 घंटा, खाली पानी पी के निकल गया। ऐसे अलग अलग तरह का कस्टमर्स आते हैं, हाँ या ना? वापस बोलना है, क्लियर है? तो भाई अब मैंने क्या डिसाइड किया, पता है क्या? अब ये हर टेबल का हर बार कितना बिलिंग होता है तो सेम नहीं हो सकते, तो अलग अलग होता है। तो फॉर अ सिंप्लिसिटी पर्पस मैंने उसका एवरेज निकाल लिया। मैंने उसका क्या निकाल लिया? एवरेज। तो देखो एवरेज मैंने क्या किया, मैंने टोटल बिल अमाउंट कर लिया। मैंने क्या कर लिया? टोटल बिल अमाउंट। तो मेरा टोटल बिल अमाउंट आया 10 लाख। टोटल बिल अमाउंट कितना आया? मतलब मैंने अपने होटल में 1 महीना में 10 लाख का बिजनेस किया है। कितने का बिजनेस किया है? सुनाई नहीं दिया? 10 लाख। और मेरे पास 500 कस्टमर्स आया। 500 कस्टमर्स आया दुकान, मतलब अपने रेस्टोरेंट में 500 लोग आया, मतलब 500 टेबल फिल हुआ। कितना टेबल फिल हुआ? 500। टेबल में कितना लोग बैठा हमको उससे मतलब नहीं है, टेबल कितना बैठा, 500 बार टेबल भर्ती हुआ है 1 महीना के अंदर। बिल कितना बना? 10 लाख। तो 10 लाख डिवाइड बाय 500, 2000। अरे 2000, हाँ या ना? मतलब हर टेबल एवरेज पे कितना का बिलिंग करता है। तो अगर कोई आदमी आके टेबल पे बैठता है ना, बोलते हैं 2000 का एवरेज बिल बनेगा। अब 2000 के ऊपर भी बन सकता है, 2000 के नीचे। एवरेज में जब भी एक होटल में एक आदमी आके टेबल पे बैठता है, वो कितना का बिल बनाता है? 2000। अब अगर जोमेटो देखा जाए, उसमें आप देखते ना कि कोई नया रेस्टोरेंट, उसमें एक चीज नीचे लिखा था, ₹600 पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली। अरे आप अगर खाना खाने जाएगा तो 600 रुपया पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली लगेगा वहां पे। या लिखा था ₹1000 फॉर 2। मतलब उस टेबल पे अगर आप लोग 2 लोग बैठा, कितना का बिल आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1000। नहीं, हम तो वहां जाके खाली 2 थम्स अप पी के आएगा। तो तुम्हारा बात ही नहीं हो रहा, हम एवरेज में लोगों का बात कर रहे हैं। तो एवरेज में अगर एक टेबल भर्ती होता है कितना बिल होता है? 2000। ग्रोसरी लोग भी ये यूज करते हैं। जो ग्रोसरी, वहां पे तो हर प्रोडक्ट अलग अलग दाम का है। कोई आदमी आएगा खाली बोलेगा हम 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेके जा रहे हैं, कोई ये लेके जाएगा, वो लेके जाएगा। तो भाई अगर एवरेज में एक कस्टमर आएगा तो कितना का एवरेज बिलिंग बनेगा, ये गेम चल रहा है। It is called as unit price. It is called as what? Unit price. एक एक जन का अलग अलग निकालने की जगह मैंने सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए क्या कर दिया है? एवरेज। एवरेज कैसे निकाला? टोटल बिल अमाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, या टोटल नंबर ऑफ टेबल्स जो फिल हुआ रेस्टोरेंट में। इससे क्या मिल गया? यूनिट प्राइस। आपको समझ आया होगा, यूनिट प्राइस इज नॉट एक्चुअली द प्राइस पर यूनिट, इट इज एक्चुअली द एवरेज बेसिकली। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा प्लीज। पर ब्रेक इवन का समय यूनिट प्राइस आपको निकाल के देगा, तो आपको कोई स्ट्रेस का बात नहीं है। तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन व्हेन यू आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस। बेसिकली योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। जितना आप क्वांटिटी बेचा इनटू पर क्वांटिटी का दाम। अगर मैं बोलूं मेरे होटल में 40 टेबल भर्ती हुआ है, तो हर टेबल का एवरेज बिलिंग 2000 रुपया है। 40 इंटू 2000 मेक सेंस? 2000 कैसे निकाला? हमको हिंट दे दिया है। पर ब्रेक इवन का समय ये काम वो अलग से एक तो एग्जांपल दिया है बुक का पहला पेज, आप देखेगा आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। एवरेज निकालना है बेसिकली, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय द टोटल। क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब टोटल एक्सपेंस में देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट। क्वांटिटी इनटू, रटिया मतलब समझेगा, क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट। तो सुनिएगा, मेरा टेबल का दाम है 2000, मैं टेबल का दाम टेबल से मैं कमाता कितना? और हर टेबल में मेरा मार्जिन बचता है 40%। मार्जिन मतलब मैं हर टेबल पे जब लोग आके बैठता है तो उसका बिलिंग कितना होता है एवरेज में? 2000। और उसमें मैं 40% कमाता हूं, मतलब मैं 800 कमाता हूं। मतलब मेरा उस टेबल का खर्चा कितना रुपया है? 1200।
40% कमाता हूँ, मतलब मेरा भाई जब एक आदमी एक टेबल पे आके बैठता है तो उसका बिल कितना का बनता है एवरेज में, और उसको जो मैं खाना सर्व करता हूँ उसको बनाने का कॉस्ट कितना है 1200, तो मैं हर टेबल पे 800 रुपया कमाता हूँ। और ये जो मैंने क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट किया है, इसके अंदर खाली एक कॉस्ट है वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल वेरीज विद द क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरे को हर जेरोक्स करवाने का 1 रुपया लगता है, कितना रुपया लगता है 1, तो जब मैं आपको जेरोक्स बांट रहा हूं, मैं आपको क्या बांट रहा हूं जेरोक्स, तो हर पेज का 1 रुपया लग रहा है मेरा भाई, तो जितना स्टूडेंट यहाँ पे आएगा उतना मेरा जेरोक्स कॉस्ट लगेगा, तो मैं क्वांटिटी इनटू द यूनिट 1 रुपया करूंगा ना मेरा भाई। पर इस जगह का रेंट डज नॉट मैटर ऑन द स्टूडेंट, उसको क्वांटिटी से कोई भी मतलब, तो वो मैं अलग से लिख रहा हूं प्लस व्हाट। अब आपको सेंस लग रहा होगा हम क्या बोला, तो क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट, द यूनिट इज वेरिएबल क्योंकि दैट वेरीज विद द क्वांटिटी। नहीं समझ रहा है, क्योंकि रेंट को कोई मतलब नहीं है क्वांटिटी से। पहले इतना समझ के फिर आगे का बात करेंगे हम लोग। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन व्हेन यू आर एट no profit no loss, total revenue is equal to total expenses, total revenue is quantity into unit price, total expense is quantity into unit cost plus your fixed expenses. Looks good? क्या मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा? अब इस पूरा ब्रेक इवन में कुछ assumption है। पहला assumption है कि आपका कॉस्ट दो ही तरह का होगा, क्या क्या, फिक्स्ड और वेरिएबल। अभी तो हम लोग कॉस्ट में दो ही लिखा है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। सेकेंड assumption ये है कि आप जितना भी यूनिट्स बनाओगे वो सारा का सारा बिक जाएगा, so there is no concept of stock, all the units produced have been sold, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी वो सेम अमाउंट है, क्योंकि जितना आपने बेचा है उतना ही आपने बनाया है, ये assumption है। तो ब्रेक इवन में assumptions है। पहला assumption फिक्स्ड एंड वेरिएबल, और आप जितना बनाओगे वो पूरा का पूरा बिक जाएगा। क्या ये क्लियर है? अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्वांटिटी इज इक्वल इनटू यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि दोनों साइड का क्वांटिटी सेम है, तो आई कैन टेक अ कॉमन 10 into 5 is equal to 10 into 3, तो 10 को बाहर रख के 5 minus 3 कर दिया। दिमाग चला है, बेसिक मैथ्स। दोनों का क्वांटिटी सेम है because we are assuming whatever units we have produced that all units have been sold। मेरा भाई कितना assumption समझा दिया हम आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ तब तुम आगे बढ़ पाएगा। पहला assumption जो भी कॉस्ट है वो दो तरह का है, बहुत बढ़िया। सेकेंड assumption जितना भी यूनिट प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा बिक जाएगा, तो क्वांटिटी सेम हो गया है, तो मैंने लिख दिया क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब सुन लीजिएगा, यूनिट प्राइस सस्ता भाषा में बोले तो सेल प्राइस, सिंपल भाषा में अपना यूनिट प्राइस क्या है सेल प्राइस, यूनिट कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया? इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, क्योंकि मैंने क्वांटिटी से अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? आंसर नहीं आया है, कंट्रीब्यूशन। क्या ये क्लियर है? तो भाई बताना एक बार हम लोग क्या पढ़ा है अभी तक। ब्रेक इवन पॉइंट क्या सिचुएशन होता है जल्दी से बता दीजिए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस, मैंने आपका एक्सपेंसेस दो तरह का है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस को क्वांटिटी से कोई भी मतलब। अब ये जो क्वांटिटी ये सेम है क्योंकि आपने जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया सारा का सारा सेल होगा, तो क्वांटिटी बाहर आ गया, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्या ये क्लियर है? वापस बोलना है, समझ में आ गया? अब यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कुछ लोग इसको बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोल देते हैं? हम प्रेफर करता है कंट्रीब्यूशन। क्या प्रेफर करता है? कंट्रीब्यूशन। ये आपको बोलना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल। अगर टोटल लेगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, अब पर यूनिट लेगा तो पर यूनिट आएगा। तो कॉमन सेंस का बात है मेरा भाई। क्लियर नॉट क्लियर? तो भाई एक चीज ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू
फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यस या नो? तो क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. भूल मत जाना, ऊपर शुरू ब्रेक इवन पॉइंट से किया था. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस. उसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला निकाला है मैंने. हम कैसे याद रखते हैं देख लीजिए आप एक बार. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस. तो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस. यूनिट प्राइस इज सेल, यूनिट कॉस्ट इज वेरिएबल. तो इधर में गया क्वांटिटी कॉमन, सेल प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस. सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन नीचे चला गया. तो क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्या ये क्लियर है? अब हम कुछ बोलने वाला, ध्यान से सुनिएगा. ये फॉर्मूला गजब है जब एक सिंगल प्रोडक्ट है. जब कितना प्रोडक्ट है? क्योंकि अगर सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, सिंगल से ज्यादा प्रोडक्ट है, मान लो 2 प्रोडक्ट है ए और बी, तो दोनों का सेलिंग प्राइस अलग, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट अलग, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग. ए का कंट्रीब्यूशन अलग, बी का कंट्रीब्यूशन, पर दोनों का फिक्स कॉस्ट सेम. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं अपने ऊपर ले लेता हूं. मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं. क्या क्या? तो मेरा अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन अलग होता है, इको का कंट्रीब्यूशन अलग होता है, पर जगह का रेंट सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है. तो मैं अकाउंट्स पढ़ाऊं, मैं इको पढ़ाऊं, मेरा रेंट सेम रहेगा. क्या बोला, समझ में आया है? अब ऑब्जेक्टिव मत भूलो ये पढ़ते पढ़ते कि हमें क्या कैलकुलेट करना है. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ, थोड़ा एनर्जी डालता है. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू के लिए क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, टोटल एक्सपेंस के लिए क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस. दोनों क्वांटिटी क्या होने वाला है? सेम. क्वांटिटी कॉमन आ गया, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस. तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इससे क्या मिलेगा? ब्रेक इवन. एक प्रोडक्ट पर अब हम 2 टीचर है. क्या क्या चीज का टीचर है? अकाउंट्स एंड इको. क्या मेरा अकाउंट्स का ब्रेक इवन का कंट्रीब्यूशन अलग है? इको का कंट्रीब्यूशन अलग है. हाँ, क्योंकि सेल प्राइस अलग है, वेरिएबल कॉस्ट अलग है, तो अकाउंट्स का कंट्रीब्यूशन अलग है, इको का कंट्रीब्यूशन अलग है, पर दोनों का फिक्स्ड एक्सपेंसेस. हमको ये निकालना है कि हम कितना बच्चा अकाउंट्स का ले और कितना बच्चा इको का ले, ताकि हम एट नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि हम धंधा कर सके. अगर उससे कम बच्चा आया तो आप लॉस में है, तो धंधा मत करो. तो इट इज अ ब्रेक इवन इज अ टेक्निक टू डिसाइड कि आपको कितना प्रोडक्ट बेचना चाहिए ताकि यू आर एट नो प्रॉफिट नो लॉस. इट्स अ टेक्निक. लुक्स गुड टू एवरीवन. इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक. इकोनॉमिक्स का एक टेक्निक है ये. बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक टेक्निक है कि कितना स्टूडेंट मेरे को लेना चाहिए अकाउंट्स के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर, ताकि आई एम एट नो प्रॉफिट. द रीजन इज मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है. मेरे पास क्या है? पर अगर हम खाली अकाउंट्स का टीचर होता तो मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला वर्क करता, क्योंकि फिर एक ही कंट्रीब्यूशन है. पर अभी तो 2 सब्जेक्ट हो गया, अकाउंट्स और इको, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, पर दोनों का फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम है. तो मेरे पता दिमाग में क्या चलेगा? मैं किसका कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करूं भाई? ए का करूं या बी का करूं? समझ में आ रहा है मेरा दिक्कत? ऊपर में कितना कंट्रीब्यूशन था? 1, तो उससे डिवाइड हो गया. पर अब कंट्रीब्यूशन कितना है? 2, पर फिक्स कॉस्ट कितना है? 1. हम किससे डिवाइड करें? हम अकाउंट से करें, इको से करें? कंफ्यूजन है भारी. उसके लिए वी टेक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्या बोल रहा है? समझ आ रहा होगा? तो फॉर्मूला बताइए ब्रेक इवन पॉइंट का, सिंपल सरल भाषा में पहले हमको. अरे सीधा सीधा बोला फॉर्मूला बताओ. फिक्स्ड एक्सपेंसेस बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. This is crazy if you have how many product? Single product. But now you are dealing with multiple product मेरा भाई. अगर multiple product है तो break even point will be equal to fixed expenses divided by weighted average contribution पर यूनिट. शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एमसीक्यू मतलब नहीं फुल फॉर्म से चलेगा. डब्ल्यूए लिख दिया एक बार के लिए. क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? गौतम भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना आता है, कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? शर्म आ जाएगा नहीं बोल रहे यार आप लोग. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो आप अकाउंट्स का भी निकाल लेगा और आप मेरा इको का भी निकाल लेगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है गौतम भैया, पर हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए.
क्या चाहिए अब? वेटेड एवरेज। क्या दिक्कत शुरू हो गया? हाँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अभी तक मैंने 2 assumption पढ़ाया। वैसे क्या क्या 2 assumption पढ़ाया? 2 types of cost, fixed and variable. Second, जितना भी प्रोडक्ट बनेगा उतना का उतना प्रोडक्ट बिकेगा। लुक्स गुड। क्या मैं एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ? अब एक इंटरेस्टिंग चीज, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर ये तो 2 चीज का कंट्रीब्यूशन है, ए और बी, और दोनों का फिक्स कॉस्ट सेम है, तो किससे डिवाइड करें पता नहीं। तो हमको क्या लेना है? वेटेड एवरेज। पर कहता है वेटेड एवरेज आएगा कैसे? वी नीड अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज सेल्स मिक्स, which is called as what? तो अब एक बार मेरे साथ बनाइए, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन ऑफ, जब बोलेगा ना कॉन्फिडेंस नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे? टोटल, हाँ बोलिए, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। क्वांटिटी क्वांटिटी सेम, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस। यूनिट प्राइस यूनिट माइनस यूनिट कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर। तो ये नीचे डिवाइड हो गया, तो क्वांटिटी मिल गया क्या चीज के लिए? ब्रेक इवन के लिए, कि इतना क्वांटिटी बेचने से नो प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दिस लुक्स गुड इन केस ऑफ, पर इफ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा, तो खाली कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, क्या लेगा? क्लियर हो गया? और वेटेड एवरेज के लिए वी विल नीड, तो सेल्स मिक्स का मतलब बताना पड़ेगा। तो हम पता है क्या बोला, हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या क्या? ये मेरा सेल्स मिक्स है। मतलब हम जब भी बच्चा लोग का एडमिशन लेगा, कितना लेगा उससे आपको मतलब नहीं, हम जितना भी लेगा दैट विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 70% एंड 30%। मतलब अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट में 10 बच्चा ही लूंगा नेक्स्ट ईयर, तो 7 अकाउंट्स होगा और 3 इको होगा। अगर मैं नेक्स्ट ईयर 300 बच्चा लूंगा, तो 70% ऑफ 300 210, 30% ऑफ 300 90 इको होगा। ये मेरा रेशियो होगा। अगर मैंने डिसाइड किया मैं नेक्स्ट ईयर खाली 100 बच्चा ही पढ़ाऊंगा, तो 70 क्या होगा? अकाउंट्स। 30 क्या होगा? ये मेरा सेल्स मिक्स है। इज दिस क्लियर? ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि हम इसी मिक्स पे पढ़ाएगा। कितना पढ़ाएगा वो नहीं पता, नंबर ऑफ बच्चा नहीं पता, पर परसेंटेज यही रहेगा। और ये टॉपिक में आपको निकालना यही है कि कितना बच्चा पढ़ाए सच दैट यू आर एट व्हाट? नो प्रॉफिट नो लॉस। हमको निकालना है कि हम टोटल कितना बच्चा पढ़ाए। हम जो भी पढ़ाएगा दैट विल बी इन द परसेंटेज ऑफ, क्या परसेंटेज है? 70 एंड 30, 70 एंड 30। वापस बोलना है, ये क्लियर है? तो अब एक बात सुनना, मैं अकाउंट्स 20 रुपया में बेचता हूँ, काश, ठीक है। अकाउंट्स कितना रुपया में बेचता हूँ? 20। ई को बेचता हूँ 30, ठीक है। तो अकाउंट्स कितना में बेचता हूँ? 20। ई को कितना में बेचता हूँ? 30 माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। तो अकाउंट्स में मेरा खर्चा है 10 रुपया, क्या ये क्लियर है? इको में मेरा खर्चा है मान लो 16 रुपया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन अकाउंट्स का कितना है और इको का कितना है? दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स एंड इको। पर हमको अब इसका क्या निकालना है? उसके लिए हमको क्या चाहिए? विच इज 70% एंड 30%। 7 रुपया 4.2, 10 का 70%, 10 का 70% 7, 14 का 30% 4.2, दोनों को प्लस कर दीजिए। ये मेरा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। मतलब 10 इंटू 70/100 प्लस 14 इंटू 30/100। कुछ बोलने वाला है? हम पहले भी बोलते हैं अपना अकाउंट्स क्लास में, हम वापस बोल रहे हैं। हम लोग ने अकाउंट से भी वेटेड एवरेज बोल के टॉपिक पढ़ते हैं। वेटेड एवरेज में होता है क्या होता है? इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय द वेट्स। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वेट है 70% 30% वेट है, तो मैंने वेट से डिवाइड करके उसका टोटल से डिवाइड किया है। अरे 100 इज द टोटल ऑफ 70 एंड 30। मैंने परसेंटेज की जगह अगर आपको ये बताया कि मैं 210 बच्चा अकाउंट्स का पढ़ाऊंगा और 90 इको का पढ़ाऊंगा, तो आप पता है क्या करोगे? 10 इंटू 210 प्लस 14 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 300। एक ही बात, आप 300 को अलग अलग कर लो यार, ऐसे कर लो भाई। ये पसंद नहीं आ रहा है, अब इसका रेशियो भी ले सकते हैं 21:9 और सिंपल रेशियो 7:3। तब क्या करेगा? 10 इंटू 7/10 रेशियो है, 14 इंटू
3/10, कुछ भी कर ले। ये सब क्या तरीका है वेटेड एवरेज निकालने का? कुछ लोग क्या था बुक से पढ़ना वो एक तरीका रट लिया। अरे रट क्यों हो रहा है? वेटेड निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है, मैथ से। अभी मैंने आपको ये रेशियो नहीं बोला, मैंने आपको क्या बोला? परसेंटेज। तो 10 into 70/100, तो आपने कर दिया ना 100 से डिवाइड, कितना रुपया आया? 7। 40 into 30%, 11.2 is the weighted average contribution per unit। और बोले तो भाई लोग अब हमको क्या निकालना है? ब्रेक इवन। तो मान लो मेरा फिक्स कॉस्ट 5 लाख है। कितना है? ये मेरा टोटल खर्चा लग रहा है। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 11 पॉइंट, तो 7 या 4.2 सॉरी 10 रुपया या 14 रुपया से नहीं होगा। उसका क्या चीज से होगा? वेटेड एवरेज, क्योंकि ये 5 लाख दोनों का फिक्स कॉस्ट है, तो दोनों का वेटेड एवरेज नीचे लेना पड़ेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। 11.2 इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स, इट्स नॉट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज दोनों का। मेक सेंस? ऊपर अगर दोनों तो नीचे भी दोनों होना पड़ेगा। लॉजिक समझ आया? तो मान लो इससे आंसर आ रहा है, मान लेना मैथ्स में नहीं जाना अभी, 55,000 यूनिट्स। तो भाई हमको यहाँ पे 55,000 यूनिट्स बच्चा पढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच व्हाट? ब्रेक इवन। ये टोटल है दो चीजों का मिला के, अकाउंट्स एंड इको। अब अलग अलग कर दो। वो आपसे एग्जाम में ना टोटल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा अकाउंट्स का बता, इको का बता, अलग अलग। हम साथ सुबह को एक एमसीक्यू पूछा, हम आंसर बता दिया, हम टोटल का बता दिया गलती से, जबकि वो हमसे टोटल नहीं पूछ रहा था, वो हमसे इंडिविजुअली पूछ रहा था। थोड़ा ध्यान देना कि वो टोटल पूछ रहा है या ए का पूछ रहा है या बी का पूछ रहा है, ये कंसेप्ट है। ठीक है क्या? इतना लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। अब इसको समरी कर देता हूं आपके लिए। तो देखिए यूनिट स्टेप नंबर 1, हम तो स्टेप वाइज बताएगा, स्टेप वाइज सबसे इजी होता है पढ़ना। स्टेप 1 में कर दीजिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लुक्स गुड गाइस? जब तक बोलेगा नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्या ये ठीक है? अब फोटो खींच देना, 4 स्टेप लिखवाएगा, फोटो खींच देना, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज करो। ठीक है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्टेप 2, हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? तो सेल्स मिक्स इनटू स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या निकला है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नहीं समझ में आया आपको? स्टेप 3 में ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 से हम लोग को क्या मिला? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो स्टेप 3 में ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा वो क्या चीज में आएगा? क्वांटिटी ऑफ बोथ ए एंड बी। अगर 3 प्रोडक्ट है तो ए, बी एंड सी। एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप 3 को वापस से बांट दो, किस रेशियो के अंदर? सेल्स मिक्स। टू गेट द आंसर इन व्हाट? क्वांटिटी। ये आंसर सब क्वांटिटी में आ रहा है, कितना यूनिट्स बनना चाहिए। पहले बोलो इतना लर्न हो गया क्या? एक बार बोले स्टेप नंबर 1 मेरे साथ जल्दी से प्लीज। Sales minus variable cost is equal to contribution per unit, but we don't need contribution per unit, we need what? So we multiply it with the, तो weighted average contribution per unit आ गया, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस से। यार रटने का कोई जरूरत नहीं, समझ आ गया होगा। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑफ बोथ या ए, बी एंड सी, फिर उसको वापस से बांट दीजिए सेल्स मिक्स से। क्या ये क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं बोर्ड पे, देखिएगा। सेल है ए, बी और सी। अब आपको क्या करना है ना, इस एग्जांपल में ना स्टेप लगाना है, तो क्या हो जाएगा? पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लगाने के लिए रेडी है आप लोग? तो सेल का रुपया बोला है 15, 21, 36। ये बुक का एग्जांपल है। सेल का एग्जाम यूनिट कितना 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 रुपया है? 15 रुपया, 21 रुपया, 36 रुपया। तो हम सेल ए को कितना में बेचता है? 15 में। बी को कितना में बेचता है? 21। सी को कितना में बेचता है? 36। अब खाली बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सब कुछ लिख के दे रहा है आपके लिए। वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपीज 14, ये रुपीज है। ठीक है क्या गाइस? तो वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपीज, 14 रुपीज एंड 19 रुपीज। क्या ये क्लियर है? ये दोनों लिख के दिया हुआ है। तीसरा चीज लिख के दिया हुआ है सेल्स मिक्स। क्या लिख के दिया हुआ है? सेल्स मिक्स 20%, 20%, 60%। तो इनका तीसरा और चौथा assumption सुनिए,
जो सेल्स मिक्स है ना वो प्री डिटरमाइन होना पड़ेगा। मतलब आप बोल रहे अकाउंट 70%, इको 30%, ये प्री डिटरमाइन करिए और ये कांस्टेंट रखे, आप बदल नहीं सकते। आप इसको बदल और तो मैं इको का ज्यादा ले लेगा नहीं, नॉट अलाउड, बिकॉज ये प्री डिटरमाइंड एट 70% एंड हाँ या ना। 4 assumption हो गया। पहला कॉस्ट 2 है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड, जितना प्रोड्यूस होगा उतना का उतना सेल होगा। सेल मिक्स प्री डिटरमाइन होगा एंड सेल मिक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये सब भी फिक्स रहेगा, क्योंकि एक भी चीज बदलेगा तो ब्रेक इवन बदलेगा। टोटल कितना assumption हो गया, 5। कॉस्ट 2 तरह का, जितना प्रोड्यूस होगा पूरा सेल होगा, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक लॉक नहीं होगा। तीसरा, सेल्स मिक्स प्री डिटरमाइन है एंड कांस्टेंट, हो गया 4। प्री डिटरमाइन अलग है, कांस्टेंट अलग पॉइंट है। 5वां, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब चेंज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये बुक में लिखा हुआ है 5 assumption, एक बार रीड कर लेना, मैंने बता दिया वैसे। क्या यहां तक क्लियर है क्या गाइस? एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, ये अपना एग्जांपल है गाइस। अब इसमें हम लोग को निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी। क्या आप लोग रेडी हो गए हो? जल्दी से बता दो। रेडी है? तो फटाफट से स्टेप नंबर 1 लगाते हैं। बताइए स्टेप नंबर 1 क्या था? अभी रटवाया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो उसके लिए लिखेंगे सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल्स बताइए कितना कितना है, 15, 21, 36। क्या इतना कितना माइनस करना है, 9, 19। तो बताइए सेल्स कितना आया, 6। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। ये स्टेप नंबर क्या हो गया है, 1। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 6 इंटू 20% प्लस 7 इंटू 20% प्लस 17 इंटू, नहीं समझा आप लोग, तो 1.2 प्लस 1.4 प्लस 10.2 इक्वल टू ₹12.80। बच्चा लेवल 2 स्टेप लगा है। बताइए पहला स्टेप का फॉर्मूला जल्दी से, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, क्या मिल गया, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई भी हाई फाई चीज तो नहीं लग रहा है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या निकाल सकते हैं, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है, ये 40,000 तीनों का है, ए बी सी। उसके लिए हम किससे डिवाइड करेगा, 12.80, 3125 यूनिट्स। इससे इजी तरीका से नहीं समझा सकता। बताइए क्लियर हो गया क्या? ये 3125 यूनिट्स ए बी सी तीनों मिला के है। तो टोटल बनाना कितना चाहिए, ए बी सी मिला के। इससे आपका फॉर्म क्या चीज में चला जाएगा, ब्रेक इवन, अ सिनेरियो ऑफ। आपको ब्रेक इवन के ऊपर ही बनाना चाहिए ताकि आप प्रॉफिट में पहुंच सके। क्या हम आगे बोल सकता है, लास्ट में हमको बांटना है। तो 3125 यूनिट्स बटेगा किसका किसका, ए का, बी का और सी का, 20%, 20%, 60%। तो 625 यूनिट्स। तो ए का कितना बनाना चाहिए, बी का 625 यूनिट्स और सी का 1875 यूनिट्स बनाना चाहिए, ताकि आप क्या चीज पे हो, दैट्स द कांसेप्ट। क्लियर है? वापस बोलना है, समझ में आ गया पूरा बैच? अब एक लास्ट चीज सुन लीजिएगा, ये यूनिट्स में है, अगर उसको चल हो गया वो रुपीस में पूछ लिया आपसे, तो 625 इंटू द सेल प्राइस ऑफ ए, 625 इंटू द सेल प्राइस ऑफ बी, 1875 इंटू द सेल प्राइस ऑफ सी। तो सेल प्राइस ऑफ ए है 15 रुपया, ये है 21 रुपया, ये है 36। तो 9375, 13125, 67,500। ये तीनों रुपीस में है। क्या चीज में है, रुपीस। तो इतना रुपया का ए का सामान बेचिए, इतना बी का बेचिए और इतना किसका बेचिए, सी का, ताकि यू आर एट व्हाट। याद रखना ये कंट्रीब्यूशन है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन। क्लियर है नहीं है, क्लियर बता दीजिएगा।
वापस बोलना है, समझ में आ गया? ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि आपको कितना सामान बेचना चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए। अगर आप उतना बेच कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट करिए, अगर आप उतना नहीं बेच पा रहे, उससे कम बेच पाएगा, तो फिर वो बिजनेस मत कीजिए। तो मतलब हमको ए का कितना बेचना चाहिए? 625 यूनिट्स, बी का 625, सी का 1875 यूनिट। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम धंधा करेगा, नहीं कर सकते तो मेरे लिए प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। ये पूरा टॉपिक है। मैंने बुक का एक एग्जांपल करवा दिया। एक सम और है बुक में, एलिगेटर्स एंड डॉल्फिन्स बोल के। एलिगेटर्स एंड डॉल्फिन दोनों टॉय बनाता है, एलिगेटर और डॉल्फिन। तो उसके अंदर दो पार्ट है, पहले पार्ट ए करिएगा, पार्ट बी करिएगा, सेम स्टेप लगा के। इनके हिसाब से नहीं होता तो हमसे पूछ सकते हैं। एक कोई वेबसाइट में क्वेश्चन है, cbseguide.com बोल के एक वेबसाइट चल रहा है, जिसके अंदर ना वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पूछा था, या वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पूछा था। तो उन्होंने बताया उस वेबसाइट में क्या किया, 6 + 7 + 17 करके आंसर लिख दिया। मतलब वो प्रोडक्ट अलग अलग दाम था, पर उन्होंने ये किया, उसमें आंसर 650 लिखा हुआ है, वो गलत है। वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? सेल्स मिक्स। उन्होंने वो किया ही नहीं, तो 650 आंसर नहीं होगा। फोटो में भेज दूंगा, वो 650 वाला आंसर गलत है। वो आंसर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो आपको मिक्स से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। क्या लगता है, समझ आया है? वापस बोलना है, क्लियर है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन। पूरा कंसेप्ट बता दिया विद assumption, विद थ्योरी। लुक्स गुड होगा? अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी कुछ डाउट है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आपके साथ, फिर भी आपको लग रहा है एलिगेटर डॉल्फिन पे दिक्कत है या कोई सम पे दिक्कत है, आप ग्रुप पे फोटो डाल दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत करूंगा, पर आपको सफिशिएंट टाइम पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको ईपी का सम पढ़ाऊंगा, राइट टाइम आने, मैंने राइट टाइम पे पढ़ा दिए। तो स्टिल हैव अ गुड 1 day to go, आधा घंटा का टॉपिक है, आप आराम से देख के जा सकते हैं। फिर भी दिक्कत होगा तो हम कल भी अपने पास पूरा एक दिन अवेलेबल, आप बता दीजिएगा, फिर से बुला के आधा घंटा में वापस बता देगा। कोई भी तरह का आपको दिक्कत होगा तो आई होप दिस लुक्स गुड टू एवरीवन। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोथ। थैंक यू सो मच गाइस।